गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। हम चैप्टर 5 है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके मैंने आपको MCQs करवा दिए थे बेटा, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस करवाए थे और आज हम इसके वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। उसके साथ हम कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कोई एक फसल का नाम बताइए। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कोई जो एक फसल उगाई जाती है वो कौन सी है बेटा? गन्ना है, ठीक है। खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये मैंने आपको बताया था, 2 तरीके के खनिज होते हैं, 2 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। एक फेरस मिनरल्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, ठीक है। एक धात्विक खनिज होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं, ठीक है। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है बेटा, उसमें कौन से फलों की कृषि की जाती है? खट्टे जो रसदार फल होते हैं। किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया है। मीन्स सारी की सारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई है, पब्लिक सेक्टर में उसे इन्वॉल्व कर दिया गया है। और ऐसा जो परीक्षण एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ पर किया गया है? डेनमार्क में किया गया है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ये भी आप कर चुके हैं, पुष्प उत्पादन कहलाती है। संसार के विकसित राष्ट्रों में कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नित हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, खनन की क्रियाएं हो गई, कृषि जो है बेटा वो भी प्राथमिक क्रियाकलापों में आता है। और इसमें विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जस्ट ओनली 5% जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व हैं। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दिस इज़ रिपीटेड क्वेश्चन एंड इट इज़ नोन एज लद्दाख, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख के नाम से इसे जाना जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक किस रंग वाले श्रमिक कहलाते हैं? तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनका हार्डवर्क ज़्यादा होता है, और हार्डवर्क ज़्यादा होता है इसीलिए हम उन्हें लाल रंग वाले श्रमिक कहते हैं। सहारा व एशिया के मरुस्थलों में कौन से पशु पाले जाते हैं? तो भेड़, बकरी, ऊँट जो हैं वो सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाले जाते हैं। आदिमकालीन मानव का जीवन निर्वाह किन 2 कार्यों पर निर्भर करता है? तो आखेट और संग्रहण। वे शिकार करता था और वस्तुओं को संग्रहित करता था, ठीक है। इसलिए जो आदिमकालीन प्राचीन समय में मनुष्य का जीवन का गुजारा, जीवन निर्वाह कैसे होता था? आखेट के द्वारा और संग्रहण के द्वारा। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में कौन से पशु पाले जाते हैं? कौन से पशु पाले जाते हैं? गाय और बैल पाले जाते हैं। आर्कटिक व उत्तर उपध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा पशु पाला जाता है? तो वो कौन सा है बेटा? रेंडियर है, ठीक है। कौन सा पशु पाला जाता है? रेंडियर पाला जाता है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बेटा काले खौज कहते हैं। क्या कहते हैं? काले खौज कहा जाता है जो सामूहिक कृषि है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं बेटा? कसावा जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? ये भी मैंने रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताया था। क्या कहते हैं बेटा? ट्रक कृषि कहते हैं, ठीक है। इनको इनके गंतव्य स्थान तक शीघ्र ही पहुंचाना होता है, नहीं तो ये खराब हो जाती हैं और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इनको ट्रक कृषि कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देखिए बेटा, हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि मक्के के उत्पादन में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा ऐसा देश है जो प्रथम नंबर पे है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। कौन सी फसल रेशेदार होती है? मीन्स उसके धागे का, उसके रेशे का प्रयोग किया जाता है, तो वो कपास होती है बेटा। किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? तो जो अमेजन के बेसिन है वहाँ पर नहीं की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, भारत व श्रीलंका में चाय बागानों का विकास सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। आदिमकालीन मानव के 2 क्रियाकलाप बताइए। आदिमकालीन, ये रिपीट हो गया बेटा क्वेश्चन, और ये मार्च 2018 में भी एग्जाम्स में भी आया है। तो ये है आखेट और संग्रहण, ठीक है। कालाहारी के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था आपको, जो कालाहारी के आखेटक संग्राहक हैं उनको सान के नाम से जाना जाता है।
अफ्रीका के आखेटक संग्राहक को किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा उनको पिग्मी के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व के कितने प्रतिशत भेड़ें पाली जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में कुल 50% जो भेड़ हैं वो पाली जाती हैं। भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य फसल क्या है? तो अंगूर की फसल जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य फसल है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे बेटा। दीज आर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है? तो देखिए, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप वे क्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। डायरेक्टली जो है वो पर्यावरण पर निर्भर करेंगी, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बताती है। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं जो प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है? तो किन्हें सम्मिलित किया गया है बेटा? आखेट को, भोजन संग्रह को, पशु चारण को, मछली पकड़ने को, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कृषि पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कृषि खास उद्देश्य को लेकर की जाने वाली खेती के लिए जिन तौर तरीकों और विधियों को अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देयर इज़ द थर्ड क्वेश्चन। ये आपसे बेटा जनरल क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानांतरित कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, स्थानांतरित जो कृषि होती है बेटा, जिसमें कुछ समय के बाद स्थान बदल दिया जाता है, तो ऐसी जो कृषि होती है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो वो अलग अलग नाम कौन से हैं वो आपको बताना है कि किस क्षेत्र में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम, मलेशिया में लदांग और इंडोनेशिया में हुआ, व मध्य अमेरिका में मैक्सिमो में मिल्पा और ब्राज़ील में रोका, जायरे व मध्य अमेरिका में मसोले तथा फिलीपींस में चेनगिन कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानबद्ध कृषि क्या होती है? तो स्थानबद्ध कृषि की खेती वह पद्धति है जिसमें किसान अथवा किसान समूह अपने परिवारों के साथ एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से रहकर कृषि का व्यवसाय करता है। मतलब एक ही स्थान पर बंधित रहे, एक ही स्थान पर टिका रहे, अपने परिवार के साथ मिलकर वहाँ पर जब एक ही स्थान पर खेती करता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानबद्ध कृषि कहा जाता है। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्टीकरण वाणिज्यिक कृषि की प्रमुख विशेषता क्यों होती है? क्या होती है? तो इस कृषि में फसलों को बेचने के लिए पैदा किया जाता है। देखिए बेटा, जो वाणिज्य से संबंधित है, वाणिज्य क्या होता है? व्यापार होता है, और व्यापार में हम क्या करते हैं? सेल करते हैं या परचेज करते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि की आपको विशेषता बतानी है तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस कृषि में जो भी फसलें उगाई जाती हैं वे सिर्फ बेचने के लिए पैदा की जाती हैं। कृषि उत्पादकों की बिक्री के लिए आवश्यक है कि फसलों का विशिष्टीकरण हो। ठीक है, लोहे की उन्नति का बैरोमीटर क्यों कहा? लोहे को उन्नति का बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोहे से ही विकास के लिए जरूरी अवसंरचना का निर्माण होता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो लोहा होता है, ठीक है, देखिए जो लोहा होता है बेटा, लोहा मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है, ठीक है, उसकी अवसंरचना का निर्माण करता है। क्योंकि ये बेसिक है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी उद्योग के लिए, क्योंकि जो हमारे औजार होते हैं, जो मशीनें होती हैं, कारखाने होते हैं, सभी के सभी इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि लोहे को उन्नति का क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, नाउ देयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाओं या क्रियाकलापों से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी क्रियाएं जिनमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का संबंध हो, जिनसे आर्थिक वृद्धि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? मानव क्रियाकलापों के प्रमुख वर्गों के नाम बताइए। तो हमारे यहाँ पर 5 तरीके के क्रियाकलाप हैं, और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। प्राथमिक व्यवसायों के कुछ उदाहरण देने हैं आपको। तो इसमें क्या क्या है बेटा?
आखेट है, एकत्रीकरण है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी खनन है तथा कृषि इत्यादि प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण हैं। अब आखेट किसे कहते हैं, आखेट क्या होता है, हंटिंग क्या होती है, तो वनों से जंगली जानवरों का शिकार करना तथा जल से मछली आदि जंतुओं को पकड़ना क्या कहलाता है, आखेट। आखेट का अर्थ ही शिकार होता है और इसीलिए जो जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आखेट कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के विभिन्न व्यवसायों के नाम बताइए। तो कृषि व्यवसाय, खनन व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन व्यवसाय। खनन कितने प्रकार का होता है, तो धरातलीय खनन होता है और भूमिगत खनन होता है। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख अक्षेत्रों के नाम बताइए। तो 3 प्रमुख अक्षेत्र क्या हैं, मध्य एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, टुंड्रा प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, संग्रहण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, गैदरिंग जो होती है वो क्या होती है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो संग्रहण का अर्थ अभिप्राय जो है, मीनिंग क्या होता है, एकत्रीकरण करना। एकत्रीकरण करने का मतलब क्या है कि चीज़ों को इकट्ठा करना। वनों में रहने वाले जो आदिम जातियों द्वारा अपने निर्वाह के लिए वनों से विभिन्न वस्तुओं को इकट्ठा करने के व्यवसाय को क्या कहते हैं, संग्रहण कहते हैं। संग्रहण के प्रकार कितने हैं बेटा, 3 प्रकार हैं। साधारण पैमाने पर जीविका उपार्जन संग्रहण, वाणिज्यिक संग्रहण, संगठित पैमाने पर संग्रहण। ठीक है, विषयों की कोई 4 खाद्य फसलों के नाम बताने हैं आपको। तो चावल है, गेहूं है, मक्का है और आलू है। चावल की फसल बोने की प्रमुख विधियां बताइए। तो क्या क्या होती हैं, छिड़क कर या छिड़काव विधि, हल चलाने वाली विधि, प्रतिरोपण विधि। वाणिज्य फसलों के 3 उदाहरण बताने हैं, रबड़, कपास, गन्ना, रोपण, चाय, केला, कहवा। चावल को खुरपे की कृषि क्यों कहा जाता है, चावल की खेती में मशीनों का प्रयोग जो है वो नगण्य है। नगण्य का अर्थ क्या है, ना के बराबर जो है वो मशीनों का प्रयोग किया जाता है। भूमि की जुताई, बुवाई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाना तथा इसे कूटने आदि का सारा काम हाथों से किया जाता है। समय की अधिकता के कारण चावल की खेती को खुरपे की कृषि कहा जाता है। ठीक है, समय ज़्यादा लगता है इसमें क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से मशीनों के द्वारा। मशीनों का प्रयोग जो है इसमें वो बिल्कुल ही कम होता है और समय ज़्यादा लगने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, खुरप की कृषि बोला जाता है, खुरपे की कृषि इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि गहन कृषि के किन देशों में की जाती है। गहन कृषि संसार के किन देशों में की जाती हैं, उन कंट्रीज़ के आपको नाम बताने हैं। तो वो नाम क्या है बेटा, जापान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम व भारत इत्यादि मानसून एशिया के देशों में गहन कृषि की जाती है। गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो गन्ने की खेती के लिए चूना तथा फास्फोरस युक्त गहरी, सुप्रवाही तथा उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं। तो चलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह पद्धति है। इस पद्धति में चारा प्राकृतिक रूप से विकसित होता है और इस पद्धति में पशुओं को चराने वाले चारे व पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। ये स्थायी निवास नहीं कर पाते हैं, एक जगह पर नहीं रहते हैं, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, चलवासी कृषि कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहवा का पौधा बड़े वृक्षों की छाया में लगाया जाता है, क्यों। कहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। यह एक झाड़ीनुमा पेड़ के फलों से प्राप्त बीज का चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है। अधिक धूप एवं पाला कहवे के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, देखिए ये आपसे 1 मार्क्स में भी पूछा गया था कि धूप एवं पाला कहवे के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो पूछा गया था ऐसी कौन सी फसल है जिसमें धूप व पाला जो है वो हानिकारक होता है। ठीक है, तो धूप और पाला दोनों ही हानिकारक होते हैं कहवे की फसल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसलिए कहवे के वृक्षों को धूप या पाले से बचाने के लिए बड़े बड़े छायादार वृक्ष उगाए जाते हैं। ठीक है, बचाने के लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष उगाए जाते हैं। मतलब ये क्या करता है, जो दूसरे पेड़ होते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े पेड़ उगाए जाएंगे तो ये धूप और पाले दोनों से बच जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीतकालीन गेहूँ क्या है। शीतकालीन गेहूँ शीत ऋतु के आगमन पर बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट दिया जाता है। यह उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ साधारण शीत ऋतु होती है। विश्व के अधिकांश गेहूँ इसी मौसम में बोया जाता है। देखिए बेटा, जो गेहूँ है, गेहूँ कैसी फसल है जो सर्दियों में उगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर जब आता है तब उसको उगाया जाता है और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये पकना स्टार्ट हो जाता है और पकने के बाद इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो विश्व के लगभग 80% जो जगह हैं वहाँ पर गेहूँ मतलब सर्दियों में ही उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विंटर है वो क्या होती है, नॉर्मल लेवल की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सहकारी कृषि किसे कहते हैं। सहकारी कृषि क्या होती है, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी प्रकार से सहायता उपलब्ध कराती हैं और इस प्रकार की कृषि का उपयोग सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था, सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट, इसका परीक्षण कहाँ किया गया था, डेनमार्क में किया गया था। नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में इस तरीके की जो कृषि है वो सफलतापूर्वक की गई है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि में क्षेत्र का आकार जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें अधिक पूंजी, उन्नत तकनीक व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अधिक श्रम, विकसित यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि क्या है। तो कृषि क्या है, मिट्टी को जोतने, गोड़ने, उसमें विभिन्न फसलें एवं फल फूल उगाने तथा पशुपालन से जुड़ी कला या विज्ञान को क्या कहते हैं, कृषि कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 28 क्वेश्चन। प्रेरी तथा स्टेपीज प्रदेश में गेहूं की पैदावार अधिक क्यों होती है। तो जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है उसमें गेहूं की पैदावार अच्छी एवं अधिक होती है। प्रेरी और स्टेपेज प्रदेश की मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस उपलब्ध है। यही कारण है कि यहाँ गेहूं की पैदावार जो है वो अधिक या अच्छी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गेहूं की उपज के लिए कितने तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गेहूं के लिए उगते समय 10 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा वर्षा की जो ज़रूरत होती है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। देयर इज़ अ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, शीतकालीन गेहूँ एवं बसंतकालीन गेहूँ में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो शीतकालीन गेहूँ है वो शीत ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, जबकि बसंतकालीन गेहूँ कब बोया जाएगा, बसंत ऋतु के आगमन पर। शीतकालीन गेहूँ ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काटा जाता है, जबकि बसंतकालीन जो गेहूँ होता है वो शीत ऋतु के आगमन पर काटा जाता है। ठीक है, अब आप ये 30th क्वेश्चन ये है बेटा, कुछ मैंने आपको वन लाइनर करवाए हैं, वन लाइनर भी मैंने आपको 25 करवाए हैं। टोटल आज आपके हो गए 55 क्वेश्चंस। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आप लर्न करके लेकर आएंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा। ठीक है।